नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी के वरिष्ठ कथाकार जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी आकांक्षा। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। मेरे हाथ में संडे का अखबार है। मेरे बाजू के स्टूल पर सुबह की पहली चाय का कप। स्मिता भी चाय पी रही है। बरसों पहले फ्रेम करवाई गई रवीन्द्रनाथ ठाकुर की ये तस्वीर किताबों की रैक के नीचे टंगी है। रवि बाबू अपने लिखने की मेज के सामने बैठे हुए हैं। बूढ़े हो चुके रवि बाबू। मेरे एक दोस्त का उपहार है ये तस्वीर। क्या करते हैं आपके दोस्त? इस तस्वीर पर किसी की भी निगाहें ठहर जाती हैं। अब नहीं रहे, 8 साल पहले गुजर गए। मुझे याद आ रही है क्रिसमस की वो सुबह। अरूप अपनी किशोर उम्र की बेटी के साथ इस तस्वीर को मेरी दीवार पर लगा रहा था। उसके हाथ में हथौड़ी और कील थी। उसकी बिटिया तस्वीर को दीवार पर बैलेंस करती हुई। वो मेरे जन्मदिन पर कोई ना कोई चीज़ देता ही रहा था। कभी कोई किताब या रिकॉर्ड, कभी कमीज़, स्वेटर या मफलर। मेरा जन्मदिन कड़ाके की सर्दियों के दिनों में आता था। मैं स्मिता को अपने इस मृत मित्र के बारे में बताने लगा हूँ। 20 बरस की ये लड़की मेरी पत्नी के इंतज़ार में हमारे ड्राइंग रूम में बैठी हुई है। डेंटल कॉलेज में पढ़ रही है। नीरजा के थिएटर ग्रुप में हाल ही में शामिल हुई है। अब आप थिएटर में दिलचस्पी नहीं रखते हैं? अब समय नहीं मिलता। अरूप के साथ अक्सर रिहर्सल में जाता रहा था। आपकी नीरजा दीदी से पहले मुलाकात नाटकों की रिहर्सल में हुई थी। नीरजा ने बताया होगा। नहीं, अमृता दीदी ने। नीरजा और स्मिता चले गए हैं। मैं घर में अकेला हूँ। रविवार का दिन। कनू अभी तक सो रही है। कल देर तक जागती रही। अपनी माँ के साथ टेलीविज़न पर कोई फिल्म देख रही थी। स्मिता के कुछ सवालों ने मेरे मन को 8-9 बरस पहले के मेरे जीवन में लौटाया है। तब बैंक में अफसर नहीं था। 5:30 बजे बैंक छोड़ देता था। अम्मा को गुजरे हुए साल होने को आ रहा था। तब मैं बैचलर था। इन दिनों में से ही किसी दिन अरूप को कैंसर ने घेरा था और वो साल भर से अपना इलाज करवा रहा था। शुरू में सब ठीक रहा। एक बार की जांच में वो पूरी तरह से ठीक भी पाया गया, लेकिन गर्मियां आते आते उसकी सेहत बिगड़ती चली गई थी। पता नहीं अब मेरे पास कितना वक्त बचा है। तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। अभी अभी ऐसा सोचने लगा हूँ। बीच में लगा था कि बीमारी से बाहर निकल आया हूँ। ये सच था। कुछ ही दिन हुए जब हमने अरूप के अच्छे हो जाने पर अरुणदा के घर पर छोटी सी पार्टी रखी थी। हम सभी मित्र उस पार्टी में शामिल हुए थे। अमृता ने लता मंगेशकर के मीरा के भजन को गाया था। नीरजा ने बेगम अख्तर की गाई एक गज़ल। अरूप और उसकी बेटी आई थी, उसकी माँ और पत्नी नहीं। अरूप ने कॉलेज में क्लासेस लेना भी शुरू कर दिया था। स्कूटर से जाता था। अरुणदा और अरूप दिसंबर में एक स्पेनिश नाटक का मंचन करने की योजना बना रहे थे। लोरका की हत्या की गई थी, अरूप ने बताया था। इस नाटक के लिए अलग अलग उम्र की 6 लड़कियों को खोजना पड़ेगा, अरुणदा कह रहे थे। अमृता और नीरजा के अलावा और 4 लड़कियों की तलाश में ही मैं अरूप के साथ एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, शहर की दूसरी नाट्य मंडलियों में जाता रहा था। मध्य भारत की गर्मियों की दोपहरों में अरूप का स्कूटर पर घूमना भी रहा कि उसका पेट बराबर बिगड़ता चला गया। लगातार होते दस्त और कै ने दवाइयों के असर को प्रभावित किया। अरूप की जांच पड़ताल का एक और दौर शुरू हुआ था। डॉक्टर बता रहे थे कि उसका कैंसर और ज़्यादा बिगड़े हुए रूप में उसके भीतर रहने लगा है। ये वो समय भी रहा जब अरूप का समूचा परिवार हमारे थिएटर ग्रुप से, उस ग्रुप से जुड़े लोगों से चिढ़ने लगा था। अरूप के अलावा उसके परिवार के सभी लोग थिएटर के लिए उसकी उत्तेजना और कड़ी मेहनत को कैंसर के लौट आने का कारण समझने लगे थे। अरुणदा बड़े हैं, उनको इसे मना करना था, अरूप की माँ कहती। अमृता बच्ची नहीं रही। अरूप उसको छोड़ने दोपहर की धूप में जाते रहे थे। भाभी की शिकायत रहती। अमृता ने अरूप के घर जाना छोड़ दिया। जब तब मुझसे या अरुणदा से उसकी खबरें जान लेती। उसका घर पर न आना भी घर में होती कलह का कारण बनता गया। अब बेटी भी अपनी माँ के साथ खड़ी होने लगी थी। आंटी को समझना था, वो ऑटो से भी लौट सकती थी। मैंने कितनी बार शाम को रिहर्सल करवाने की बात कही थी, लेकिन अरूप अच्छा हो गया था। अंकल, आपने भी बाबा की बीमारी का ध्यान नहीं रखा। अरूप की बेटी जब तब शिकायतें करते हुए रोने लगती थी।
अब मैं भी अरूप के घर पर कम ही जाने लगा था। अमृता और अरुणदा ने उनके घर जाना ही छोड़ दिया था, पर ऐसा करना दोनों को तकलीफ़ें देता रहा था। वो मेरे बेटे जैसा रहा है, अरुणदा कहते रहते। हम उनको खुश देखना चाह रहे थे, हमें क्या पता था कि उनकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। अमृता का अपना पक्ष रहा करता था। वो अरूप को लेकर चिंतित बनी रहती थी, उसके लिए तरह तरह का खाना भिजवाती, अरूप की पसंद की किताबें भी। अरूप जिस डायरी में उन दिनों के इम्प्रेशंस उतार रहा था, वो डायरी अमृता ने ही दी थी। नीरजा सोचती थी कि हम सब लोगों में से सबसे ज़्यादा अरूप को अमृता ने ही समझा था और समझते हुए चाहा था। नीरजा का सोचना पूरी तरह ठीक था। आदमी अपने ही प्रेम को कब समझ पाता है, नीरजा कहती। इस समय अरूप को प्रेम की ज़रूरत है, करुणा और सहानुभूति की। ये लड़ने भिड़ने का समय नहीं है। हम लड़ते रहते हैं और वो बेचारा आहत होता रहता है। अरुणदा उसकी माँ को समझाते रहते। अरुण की माँ और अरुणदा की रामकृष्ण मठ में, कालीबाड़ी में, मंदिर में, सारस्वत सभा, लाइब्रेरी में मुलाकातें होती रहती थीं। पहले से ही अरूप बहुत कम, बहुत धीरे धीरे बोला करता था। कैंसर के इलाज में उसके बोलने को और ज़्यादा कम कर दिया था। एक शाम वो अपने मैक्सिको प्रवास को याद करने लगा। वहाँ के चौराहों, गलियों और रास्तों के बारे में बताते हुए वहाँ की प्रसिद्ध चित्रकार फ्रीदा काहलो के बारे में बताते बताते रुक गया। उसकी आवाज़ टूटने लगी थी। बाबा के साथ ऐसा होने लगा है। डॉक्टर को बताया था। एक बार उनके सामने बाबा की आवाज़ खो गई थी। ये सितंबर रहा होगा। नवंबर में उसे जाना था। लोरका के नाटक की रिहर्सल शुरू थी। अरुणदा उसका पहला शो जल्दी ही कराना चाह रहे थे। अरूप की बिगड़ती हालत हम सभी की चिंता का कारण बनती गई थी। मैं बहुत छोटा था, 7-8 बरस का रहा होगा। मैंने हमारी एक पड़ोसी औरत के आत्महत्या करने की बात सुनी थी। वो पहली बार था कि मैंने मृत्यु के होने को जाना था, अरूप कह रहा था। तुम्हारे पिता कब नहीं रहे थे? तब मैं कॉलेज जाने लगा था। तुम्हें अपनी मृत्यु का ख्याल सताने लगा है? ये मुझे पूछना नहीं था, मुझसे भूल हो गई। फिर मैंने उसे देर तक अपनी बीमारी के दिनों की तकलीफ़ों पर, उसके ना रहने पर, उसके परिवार की परिस्थितियों पर सुना था। हमें उनको जीने की तरफ लौटाना है, अमृता कह रही थी। क्या ये अब संभव है? कम से कम मैं इसे संभव ही समझना चाह रही हूँ। तुम्हें लगता है वो लोरका के इस नाटक को देख सकेंगे? मुझे पूरा भरोसा है। मैंने अपने इस भरोसे को लेकर उनको लंबी चिट्ठी भी लिखी है। उनको मिल गई थी? अरुणदा ने अपने हाथ से दी थी। भाभी को पता चला होगा? मुझे अब सिर्फ उनका ध्यान रहता है। अरूप नहीं रहेगा तो मेरा उस परिवार से रिश्ता ही क्या रहेगा? उसकी बेटी तुम्हें मानती है, लेकिन वो भी हमारे रिश्तों को कहाँ समझती है। अपनी माँ की बातों में आ जाती है, हमारी मित्रता पर शक करने लगती है। उस दिन मैंने अमृता का एक आलाप सुना था, अरूप और उसकी मित्रता के 7-8 वर्षों की गाथा, जिसमें उन दोनों की बातें और मुलाकातें थीं। उनके साथ साथ तैयार किए गए नाटक थे, उन नाटकों के रिहर्सलों की शामें थीं। मुझे अरूप की प्रतिभा ने खींचा है। मैं जानता हूँ, तुम भी अच्छी तरह नहीं जानते हो। मैंने अपने घंटों उसके साथ उसको सुनते हुए बिताए हैं। अरूप ने अपनी यात्राओं के दौरान मुझे पत्र पर पत्र लिखे हैं। मैक्सिको में वो महीना भर रहा था। वहाँ से उसने मुझे 10-12 लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिखी थीं। मुझे नहीं पता था। और उस शाम अमृता के घर से लौटते हुए मेरे मन में ये ख्याल बार बार लौटता रहा था कि मैं अरूप को उतना नहीं ही जानता हूँ जितना मैं समझता आया हूँ। उस शाम मेरे कुछ भ्रम टूटे थे। एक औरत से मित्रता बिल्कुल दूसरी बात होती है, अरुणदा बता रहे थे। आपकी कभी किसी स्त्री से गहरी दोस्ती रही है? कभी बताऊंगा, बहुत विस्तार से बताना पड़ेगा। आजकल मैं लोरका के इस नाटक को लेकर ही ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहता हूँ। अमृता का भी यही हाल है। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लड़की है, अरूप को बहुत अच्छी तरह समझती रही है। अरुणदा का ये सब कहना भी रहा था कि मुझ में अरूप से अपनी मित्रता को लेकर संशय जागा था। यही वो समय था जब मैंने नीरजा को अपने और ज़्यादा करीब ले आने की कोशिशों की शुरुआत की थी। अब मैं रोज़ ही नाटक की रिहर्सल में जाने लगा था। अरुणदा, अरूप और अमृता के लिए उतना नहीं जितना नीरजा के लिए। नीरजा भी ये सब समझने लगी थी। अब मेरा अरूप के यहाँ जाना भी कम हो गया था और उसके बारे में सोचता रहना भी कम हो गया था। वे बारिश के दिन थे। ये पहली बार रहा होगा
जब मैं किसी के लिए अपने गहरे लगाव को कम होते हुए झड़ते हुए देख रहा था। क्या आदमी का गहरे से गहरा लगाव भी किसी दिन मरने लगता है, मर जाता है? अम्मा जब तक रहीं तब तक उनकी अनुपस्थित में रहना कितना मुश्किल जान पड़ता था, और उनके जाने के कुछ ही दिनों के बाद मैं धीरे धीरे उनको भूलता चला गया था। आदमी को ज़िंदगी ही पकड़ती है, एक धड़कती फड़कती ज़िंदगी। जो नहीं रह जाता है वो धीरे धीरे कभी भी नहीं रहे में बदलता चला जाता है। मैं जब जवान था तब एक ईसाई लड़की के लिए मेरे लगाव और अनुराग की सीमा ही नहीं थी। बाद में उसका विवाह हुआ, मेरा भी। मैं उसको जहाँ तहाँ देख भी लेता था, लेकिन मुझे अपने पुराने दिनों की बेचैनी याद ही नहीं आती थी। तुम बता सकते हो कि ये सब क्या है? पर यह क्या ठीक है? आपको नहीं लगता कि यह छल है? ये मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा ही होता है। आदमी की बेशर्मी की कोई सीमा नहीं है। वो कुत्ते की खाल की तरह पानी में उतरकर सरलता से बाहर निकल आता है। आदमी के स्वार्थ की कोई सीमा नहीं होती है। आप रूपा भाभी से कहाँ मिले थे? क्या वो प्रेम विवाह था? हमारी अरेंज्ड मैरिज थी। हम दोनों के माँ बाबा ने तय की थी। बाद में अरुणदा ने बताया था कि अरूप अपनी नौकरी की शुरुआत के दिनों में भानुमति नाम की एक दक्षिण भारतीय लड़की को चाहता रहा था। उनके बीच देर तक पारस्परिक लगाव बना भी रहा। एक दिन भानुमति का कहीं और विवाह हो गया और कुछ दिनों के बाद अरूप की भी भाभी से शादी हो गई। अमृता मुझसे 10 बरस छोटी होगी। उसको जानकर लगा कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति की चाहना लिए रहा हूँ, अरूप ने बताया था। मुझे भी यही लगता रहा है। अमृता ने मुझे शुरू से ही प्रभावित किया है। तुमने कभी उससे कहा है? ऐसी बात सिर्फ पुरुष ही कह सकता है। नहीं, मैं उस आदमी से मिला हूँ जो रिहर्सल रूम के बाहर उनका इंतज़ार करता रहता है। वो उनका पुराना दोस्त है। इससे क्या होता है? तुम अपनी बात कह ही सकते हो। मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक कह चुका होता। मुझे उनसे डर लगता रहा है। अरूप हंसने लगा था। तब तक उसको कैंसर होने का पता नहीं था। नाटक के रिहर्सल के दिन नहीं होते और हम दोनों मध्य प्रदेश के जंगलों में घूमते हुए अपना समय बिताया करते थे। ऐसे दिनों की एक सर्दी में हम दोनों एक रात भेड़ाघाट के एक गेस्ट हाउस में रुके थे। हमने गेस्ट हाउस की सीढ़ियों पर बैठे हुए घंटों चांद को निहारा था। मेरी जवानी की शुरुआत के दिन थे। अब मैं 40 का हो गया हूँ, लेकिन याद नहीं आता है कि उसके पहले या उसके बाद में चांद के होने ने मुझे इतना ज़्यादा कभी भी प्रभावित किया था। चांद में कुछ है ही ऐसा, मैंने कहा था। ये चांद की उतनी नहीं, जवानी की बात है। आदमी की एक ऐसी उम्र जब दुनिया में सब कुछ सुंदर और सिर्फ सुंदर ही नजर आता रहता है, अरूप कह रहा था। तुम्हारा पहला प्रेम कब हुआ था? मेरे मिडिल स्कूल के दिनों में। वो हमें अंग्रेजी पढ़ाती थीं, गोवा से आई थीं। कोंकणी उनकी पहली भाषा थी। सारस्वत सभा लाइब्रेरी में अंग्रेजी किताबों के लिए आती रहती थीं। मैं उनको रीडिंग रूम से देखता रहता था। तब तुम्हारी उम्र 12-13 की रही होगी। 8वीं में था, 14 बरस का हो गया था। तब तक मैंने इतनी सुंदर स्त्री को देखा ही नहीं था। अरूप जैसे जैसे अपने आखिरी दिनों की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे अपने बचपन और किशोर जीवन की घटनाओं को कुछ विस्तार से कहने लगा था। तब उस इलाके में एक जंगल सा खड़ा था। हम होली जलाने की लकड़ियां वहीं से ले आते थे। वो मीठा नीम के दरगाह के पड़ोस के इलाके का जिक्र कर रहा था। वहीं सेंट्रल म्यूजियम की विशालकाय कॉलोनियल इमारत भी थी। वहीं की एक जंगली और सकरी गली म्योर मेमोरियल अस्पताल तक जाती थी। मुझे उस मिशनरी अस्पताल की याद है। मैंने वहीं पहली पहली बार अगर बच्चे का जन्म देखा था तो बड़ों की मौत भी। मैं अपने एक कज़िन के जन्म के बाद वहाँ अपनी माँ के साथ जाता रहा था। वहीं मेरे एक काका की मृत्यु हुई थी। अस्पताल भी अद्भुत जगह होती है, अरूप कहता रहता। अद्भुत उतनी नहीं जितनी मनहूस जगह होती है, मैं कहता। वहाँ कितनी सारी आशाएं बदलती रहती हैं। और निराशाएं? आशाओं की तुलना में उनका प्रतिशत कम ही होता है। अपनी बात को समझाने के लिए अरूप उन बहुत सारे दिनों के बारे में बताता रहता जिसे उस समय उसने अस्पताल में गुजारा था। उन दिनों में वो घर से अस्पताल और अस्पताल से घर आता जाता रहा था। अमृता वहाँ रोज ही आती रही थी। अस्पताल की घड़ी में शाम के 5 बजते और मैं उसे चाय और बिस्कुट का बैग लिए हुए वार्ड की देहरी पर देख लेता। उन दिनों मैं भी रोज ही आता रहा था। वहीं पर ही तो हमने लोरका के नाटक के मंचन पर विचार किया था। अमृता सहमत नहीं थी।
कोई भारतीय नाटक करने का प्रस्ताव रख रही थी। अमृता को लगता था कि हमारे अपने देश में इतना कुछ रचा गया है कि हमें उन पर ही ज़्यादा से ज़्यादा सोचना समझना चाहिए। उसके माता पिता गांधी विनोबा के काम से जुड़े रहे थे और उनको भारत के आज़ाद हो जाने की खुशियाँ और ज़रूरतें याद आती रहती थीं। अपने देश के लिए उनका लगाव कुछ ज़्यादा ही था। इस नाटक में औरतों की स्थितियों को खूब अच्छी तरह समझा गया है। ये लोरका का भी गजब सा काम है। ये अरुणदा का विचार था। अमृता को छोड़कर थिएटर ग्रुप का हर कोई लोरका पर सहमत हुआ था। अरूप के अस्पताल के बगीचे में ही इस नाटक की रीडिंग की शुरुआत हुई थी। इन दिनों में ही नीरजा भी नाटक मंडली में शामिल हुई थी। इतने बरसों के बाद याद आता है कि सर्दियों के वे कुछ दिन हम सबके लिए सिर्फ बीमारी, मृत्यु और इनसे उपजती उदासी के ही नहीं, कला, मित्रता, करुणा और प्रेम से बाहर आते हुए आनंद के भी दिन रहे थे। अरुणदा को छोड़कर हम सबके युवा दिन। नाटक के कारण भी हम सब एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, अरुणदा कहते रहते थे। अरूप भी नाटकों के बीच अपनी बीमारी को भूलता रहता है, अमृता कहा करती थी। मेरे और नीरजा के बीच संभव हुआ संवाद नाटक की रिहर्सलों के कारण ही संभव होता जा रहा था। अम्मा मुझे आने ही नहीं देती अगर अरुणदा ने नहीं कहा होता, नीरजा कहती रहती। वो उनको जानती हैं? अम्मा ने भी बरसों पहले दुर्गा पूजा पंडाल में अरुणदा के एक नाटक में काम किया था। मेरे जन्म के पहले की बात है। अमृता के माँ बाप भी अरुणदा की बहुत इज्जत करते हैं। अरुणदा ने अपनी ज़िंदगी के कितने ही साल थिएटर को दिए हैं, लेकिन अरूपदा की माँ को हम सबका मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता है। वो सिर्फ अमृता से नाराज़ रहती हैं, वो भी भाभी को बताने के लिए। अरूप की माँ रविंद्र संगीत गाती थीं, उनकी बंगला साहित्य की समझ अच्छी रही है। अमृता दीदी तो इतनी अच्छी हैं, उनसे किसी को क्या शिकायत हो सकती है। भाभी को अरूप और अमृता के बीच का संबंध भाता नहीं है। उन दिनों रिहर्सल की उन शामों में मैंने और नीरजा ने एक दूसरे से कितना अलग अलग विषयों पर विचार साझा किया था। शायद उन दिनों की शामों में ही हमने एक दूसरे को जाना था। ये हम सबका दुर्भाग्य ही रहा था कि ना अरूप और लोरका के उस नाटक का मंचन देख पाया और ना ही मेरे और नीरजा के विवाह में शामिल हो सका। नवंबर के आखिरी दिनों में वो चल बसा था। अब वो अपना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उसे मार्फिन के इंजेक्शन देना पड़ रहा है, अरुणदा ने कहा था। मैं अस्पताल में मरना नहीं चाहता हूँ, अरूप हम सबसे कहता रहता था। लोरका के नाटक का मंचन कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया था। अरूप के जाने के बाद नए साल की शुरुआत में उस नाटक को खेला गया। हमारे ग्रुप में ऐसा कोई भी नहीं था जिसे अरूप की अनुपस्थित ने छुआ नहीं था। हम सबके सब उदासी बने रहे थे। फरवरी में हमारा विवाह हुआ। भाभी को अरूप की जगह लगी नौकरी के कारण शहर छोड़ना पड़ा। अरुणदा कुछ महीनों तक निष्क्रिय रहे और बाद में फिर अपनी नाटक मंडली से जुड़ गए। अब मैं उतना नहीं जितना नीरजा उस मंडली से जुड़ने लगी थी। अमृता का भी विवाह हो रहा था। अरूपदा का बहुत मन था कि हमारा नाटक करना शुरू रहना चाहिए। अपनी इस इच्छा को वो दोहराते रहे थे। नीरजा कहा करती थी, तुमने कभी कहा था? उनके आखिरी दिनों में मैं और अमृता दीदी उनके घर गए थे। अरूपदा ने दोनों का ही हाथ पकड़कर हमसे नाटक करते रहने का वादा किया लिया था। मैंने पहली बार उनकी गीली आंखें देखी थीं। तभी नीरजा ने अमृता की गंभीर मानसिक हालत का भी जिक्र किया था। तभी उसे समझ में भी आया था कि क्यों अमृता के लिए अरूप के यहाँ ऐसा सोचा जा रहा है। अमृता के मन में अरूप के लिए पलती बढ़ती भावनाएं साफ साफ ढंग से नजर आने लगी थीं। जब वे दोनों अरूप के घर से बाहर निकल रहे थे तब उन दोनों से घर की तीनों ही स्त्रियों में से किसी ने भी बात नहीं की थी। वे दरवाजे तक भी नहीं आए थे। अमृता जान रही थी कि ये उसकी अरूप से आखिरी मुलाकात हो रही है। उसने अरूप के अपनी हथेली पर रखे हुए हाथ को देर तक रहने दिया था। उसकी अपनी भी आंखें गीली हो गई थीं। अरूप से अभी भी नहीं मिलती तो खुद को माफ़ करना मुश्किल होता, अमृता ने बाहर निकलकर नीरजा से कहा था। भाभी की बात समझ में आती है, लेकिन अरूपदा की माँ और बेटी भी बाहर नहीं निकले थे। कुछ रिश्तों को समझना कठिन भी होता है, इसमें भाभी का कोई दोष नहीं है, अमृता ने नीरजा से बहुत कुछ कहा था। बाद में अमृता और नीरजा मेरे घर आए थे। मेरे यहाँ से हम तीनों अरुणदा के घर गए थे।
वहाँ हम चारों ने देर रात तक अपना समय बिताया था। हम चारों अरूप को लेकर बात करते रहे थे। आदमी खुद को ही कहाँ समझ पाता है। आदमी ही इस सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। अरुणदा हम तीनों को समझाते रहे थे। बाहर सर्दियों की रातों का घना अंधेरा खड़ा था। अरुणदा अपने 65 बरस के जीवन के कुछ कुछ हिस्सों पर ठहरते ठिठकते रहे थे। उनकी कुर्सी के बाजू के स्टूल पर उनकी ड्रिंक रखी थी। पड़ोस के कमरे में उनका परिवार काले सफ़ेद टेलीविज़न पर कोई प्रोग्राम देख रहा था। अरूप मुझसे 15 साल छोटा है। आपने उसे उसके बचपन से देखा होगा। मैं उससे पहली बार उसके कॉलेज में मिला था। वो वहाँ अंग्रेजी पढ़ाने की शुरुआत कर रहा था। मैं उसके परिवार को जानता रहा था। उसके बाबा भी पूर्वी बंगाल से आए थे। आप दोनों शुरू से ही थिएटर ग्रुप से जुड़ गए थे? अमृता ने पूछा था। नहीं, ये कविताएं लिखता था, मामूली सी कविताएं, वो भी अंग्रेजी में। हमारे ग्रुप में उसका पहला नाटक रवीन्द्रनाथ का डाकघर रहा था, हिंदी का हमारा पहला नाटक। मैं उन दिनों की छोटी छोटी बातों को याद कर रहा हूँ। उन बरसों की मेरी यादें भी धुंधला रही हैं। मैं शायद एक दिन को किसी और एक दिन से जोड़ रहा हूँ। ये भी पक्का नहीं है कि उस शाम अमृता और नीरजा हमारे साथ शामिल थी भी या नहीं। अरूप को गए हुए 8-9 बरस होने को आ रहे हैं। उसका अपना चेहरा तक मेरे सामने धुंधला सा उभरता है। ये बात अजीब सी लगती है कि कभी जिस चेहरे को रोज ही देखा करता था, वो चेहरा तक इतना धुंधला होकर लौट रहा है। यही बात अम्मा के चेहरे के लिए भी कह सकता हूँ। आदमी के जाने के बाद उसका बहुत ही कम बच पाता है। ऐसा क्यों होता है अरुणदा? मैं इसका क्या ही उत्तर दे सकता हूँ। अरुणदा अपनी ड्रिंक का गिलास उठाते हुए कह रहे थे। अब अरुणदा घर में ही बने रहते हैं। हमारे थिएटर ग्रुप को अमृता और नीरजा संभाल रहे हैं। अमृता ने विवाह किया था, लेकिन 2 बरसों के बाद वो अलग हो गई थी। उसकी 5 बरस की बिटिया है। हम सब ने मिलकर उसका नाम अरूपा रखा था और उसको पुकारते वक्त हम अपनी अपनी तरह से अरूप को बीच बीच में याद कर लेते हैं। मेरे साथ ये अरसे बाद हुआ कि मैं इतनी देर तक अपने उन दिनों के बीच रह सका हूँ। सोच रहा हूँ कि हमारी एक ही ज़िंदगी में कितनी अलग अलग तरह की ज़िंदगियाँ छिपी रहती हैं और मौका मिलते ही हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। आज रात नीरजा से ये सब कहना चाहूँगा। कनू जाग गई है। अब मुझे हम दोनों का नाश्ता तैयार करना होगा। नीरजा को दोपहर में लौटना है। आज उनके नाटक की फाइनल रिहर्सल है। स्मिता का पहला नाटक, अमृता का अपना लिखा गया पहला नाटक और नीरजा भी पहली बार किसी नाटक को डायरेक्ट कर रही है। इस नाटक को देखने के लिए अरुणदा भी घर से बाहर निकलेंगे। मैं भी इस नाटक के पहले मंचन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार जयशंकर जी की लिखी हुई एक बेहद उम्दा कहानी आकांक्षा। मानवीय संबंधों पर लिखी गई ये कहानी उम्मीद है आपको भी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।